डॉक्टर मीनू कुमारी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बातें करेंगे, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी जानने से पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी समझेंगे, जिससे कि हमें पैथोफिजियोलॉजी समझने में सहूलियत होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर महिला में 2 ओवरी होता है जो कि अल्टरनेट मंथ में एग रिलीज करते हैं। एक प्यूबर्टी के समय एक महिला में करीब 4 लाख फॉलिकल्स होते हैं, जिसमें से कि हर महीना में 8-10 फॉलिकल्स का सिलेक्शन होता है। उसमें से एक फॉलिकल्स ज़्यादा रैपिडली ग्रो करते हैं, जिसको कि डोमिनेंट फॉलिकल्स कहते हैं। उस डोमिनेंट फॉलिकल से एग रिलीज हो जाता है। जब एग रिलीज होने के बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉलिकल्स को कॉर्पस लूटियम कहते हैं, वो भी हार्मोन सिक्रेट करता है। अब हार्मोन्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, जो कि पिट्यूटरी पे काम करेगा। पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको कि LH कहते हैं, और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है। अब ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर अगर देखें तो फॉलिकल्स के अंदर में एग है और फॉलिकल्स के अंदर में ग्रैनुलोसा सेल्स है और फॉलिकल्स के बाहर थीका सेल्स है। तो फॉलिकल्स के बाहर, जस्ट बाहर थीका इंटरना सेल्स होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस थीका इंटरना सेल्स पे काम करता है और एंड्रोजन निकालता है। ये एंड्रोजन सेल के अंदर में डिफ्यूज होता है। और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रैनुलोसा से जो फॉलिकल्स के अंदर में है उस पे काम करेगा और एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह हम देखें कि एक फॉलिकल्स का अंदर में एस्ट्रोजेनिक एनवायरनमेंट है, यानी कि एस्ट्रोजन ज़्यादा है, एंड्रोजन रिलेटिवली कम है, जो कि एक फॉलिकल्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है। ग्राफियन फॉलिकल्स जो मैच्योर होकर के करीब 20 मिलीमीटर का हो जाएगा, तब वो ब्रस्ट करेगा और उसमें से एग रिलीज होगा। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉलिकल्स, एग रिलीज होने के बाद जो फॉलिकल्स के पार्ट बच जाते हैं उसको कॉर्पस लूटियम कहते हैं। तो मैच्योरिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकला और जब एग रिलीज हो गया, यानी कि कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। अब पैथोफिजियोलॉजी पर आते हैं। अब नॉर्मल फिजियोलॉजी जो हम लोगों ने देखा, इसमें क्या चेंजेस हो जाता है जिससे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स को इतना प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसमें क्या चेंजेस आया और ये चेंजेस आपके सिम्टम से, यानी कि आपके प्रॉब्लम से कैसे रिलेटेड है, और आपका जो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जो कॉम्प्लिकेशंस करते हैं वो भी इस पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड है, जो हम लोग आगे देखेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का एग्जैक्ट शुरुआत कैसे होता है ये बताना मुश्किल है। कुछ हाइपोथेसिस है। एक हाइपोथेसिस है कि जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस निकालता है, उसका पल्स फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है, जिसके कारण पिट्यूटरी ज़्यादा LH निकालेगा और FSH कम हो जाएगा। इससे क्या चेंजेस होगा कि LH अगर ज़्यादा है तो थीका सेल पे आके काम करेगा और ज़्यादा एंड्रोजन निकालेगा। एंड्रोजन एक मैस्कुलाइजिंग हार्मोन है जो कि हर्सुटेज यानी कि फेशियल हेयर्स, एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम करता है। उसके अलावा जब एंड्रोजेंस ज़्यादा निकला, ये सेल के अंदर डिफ्यूज होगा, फॉलिकल्स के अंदर डिफ्यूज होकर के डिफ्यूज तो करेगा, लेकिन FSH अब कम है। FSH कम है तो ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो अब एक फॉलिकल्स के अंदर में एंड्रोजन ज़्यादा है और एस्ट्रोजन कम है, तो अंदर का इन्वायरमेंट जो नॉर्मल एस्ट्रोजेनिक होता है सो अब एंड्रोजेनिक हो गया, जिसके कारण एक फॉलिकल्स का ग्रोथ स्टॉप कर जाएगा। जो कि हम लोग अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि एक ओवरी में पेरिफेरी में मल्टीपल सिस्ट की तरह ये जम गया है। ये सिस्ट जो होता है, ये मैच्योरिंग फॉलिकल 2 से 9 मिलीमीटर का हो करके इनका ग्रोथ होल्ड हो जाता है। अब फॉलिकल्स का ग्रोथ नहीं होगा, डोमिनेंट फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि एग रिलीज नहीं होगा। एग रिलीज नहीं होगा तो कॉर्पस लूटियम नहीं बनेंगे।
कॉर्पस लुटियम नहीं बनेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं रिलीज होगा। एक तरफ का ये साइकिल हुआ। दूसरी तरफ एक एंड्रोजन जो ज्यादा है शरीर में, थीका सेल पे से एंड्रोजन निकला और वो जा करके अगर हम ज्यादा फैटी हैं तो वो जा करके हमारे एडिपोज टिश्यू पे काम करते हैं। एडिपोज टिश्यू में पेरिफेरल कन्वर्सन होता है, वहां पर एंड्रोजन फिर एस्ट्रोजन में बदल जाते हैं और ये एस्ट्रोजन इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जिसके कारण कि और ज़्यादा एलएच निकालेंगे और इस एस्ट्रोजन का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे नेगेटिव असर पड़ता है, जिसके कारण कि एफएसएच कम हो जाएगा, एलएच बढ़ेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं अगर हम ज़्यादा फैटी होंगे तो ये साइकिल और विशेष साइकिल हो जाएगा, यानी कि और एलएच बढ़ेगा और एफएसएच बढ़ेगा, यानी कि हमारा प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे। इस तरह से पिट्यूटरी से जो एलएच और एफएसएच निकल रहे हैं इनका रेशियो ज़्यादा हो गया, एलएच ज़्यादा हो गया, एफएसएच कम हो गया, जिसके कारण कि फॉलिकल्स का ग्रोथ स्टॉप हो गया, फॉलिकल्स का ग्रोथ स्टॉप हो गया और ओवुलेशन नहीं हुआ, जिसके कारण पीरियड्स डिले हो जाता है और ओवुलेशन नहीं हुआ तो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा। एस्ट्रोजन तो पेरिफेरल कन्वर्सन से आ जाते हैं लेकिन प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। एस्ट्रोजन अब ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, जिसके कारण कि यूट्रस के अंदर का लाइनिंग जिसको कि एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेसिया यानी कि थिकनिंग हो गया। थिकनिंग होगा तो जब पीरियड्स होगा तो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा दिनों तक रहेगा और एंडोमेट्रियम का अगर हाइपोप्लेसिया बरसों बरसों तक अगर इस तरह का इरेगुलर पीरियड्स आया, बरसों बरसों तक अगर एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेसिया होते रहा तो वो कभी कभी एंडोमेट्रियल कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में देखते हैं कि एंडोमेट्रियल कैंसर होने का चांसेस 5 to 6 फोल्ड्स, यानी कि नॉर्मल में जितना होगा उससे बहुत ज़्यादा होने का चांसेस होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का दूसरा हाइपोथेसिस इंसुलिन रेसिस्टेंस है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से निकलता है। इंसुलिन का काम ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसफ्यूज करना है, जहां ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन एनर्जी बनाने में होता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस में इंसुलिन काम नहीं करेगा तो ग्लूकोज सेल के अंदर ट्रांसफ्यूज नहीं होगा, तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन एनर्जी बनने में नहीं होगा, तो ग्लूकोज फैट सेल में कन्वर्ट होकर के शरीर के डिफरेंट हिस्सों में जमा होता है चर्बी बन करके। इसीलिए इंसुलिन रेसिस्टेंस में और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में महिलाएं ओबेस होती हैं। दोनों ही बातें हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस ओबेसिटी करता है और ओबेसिटी भी इंसुलिन रेसिस्टेंस करता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस बोथ ओबेस और लीन पीसीओएस दोनों में देखा जाता है। अब इंसुलिन रेसिस्टेंस में इंसुलिन ज़्यादा निकलेगा, इंसुलिन जाके थीका सेल को स्टिमुलेट करता है और थीका सेल को स्टिमुलेट करके ज़्यादा एंड्रोजेंस निकालता है, तो फिर वही साइकिल रिपीट हो गया। थीका सेल ज़्यादा एंड्रोजन निकलेगा जो कि फिर फैट सेल्स में जाके ज़्यादा एस्ट्रोजन बनाएगा। एस्ट्रोजन एलएच पे पॉजिटिव इफेक्ट करेगा यानी कि ज़्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालेगा और एस्ट्रोजन एफएसएच पे नेगेटिव इफेक्ट करेगा यानी कि पिट्यूटरी से एफएसएच कम निकलेगा। फिर वही साइकिल रिपीट होगा जो कि हम लोगों ने देखा। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और हार्मोनल चेंजेस को अगर समराइज करें तो हम लोग देखें कि एलएच ज़्यादा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है, एस्ट्रोजन जो कि पेरिफेरल कन्वर्सन से हुआ ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि ओवुलेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बना तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया। एस्ट्रोजन ज़्यादा, प्रोजेस्टेरॉन कम, एंड्रोजन ज़्यादा बन रहा है, हम लोग देखे हैं, और एंड्रोजन और इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो इंसुलिन भी ज़्यादा है। एंड्रोजन और इंसुलिन ये दोनों मिलकर के लीवर पे काम करते हैं और SHBG यानी कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन
इसको कमा देते हैं। SHBG यानी कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर कम हो गया तो फ्री एंड्रोजेंस ज़्यादा होंगे, यानी कि जो एंड्रोजन है उसमें फ्री एंड्रोजन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एक्टिव होगा। और इंसुलिन और एंड्रोजन ये दोनों मिलकर के लीवर पे काम करते हैं, जिससे कि बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL, ट्राइग्लिसराइड ये सब बढ़ जाते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि हार्ट को प्रॉब्लम से बचाता है वो कम हो जाता है। HDL जिसको कि गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो कम हो गया। LDL और ट्राइग्लिसराइड जो बैड कोलेस्ट्रॉल है बढ़ गया। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एस्ट्रोजन ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन कम है, जिसके कारण इंडोमेट्रियल हाइपोप्लेसिया हुआ, इंडोमेट्रियल थिकनिंग हुआ और इंडोमेट्रियल कैंसर का चांसेस बढ़ गया। दूसरा, एस्ट्रोजन ज़्यादा है जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इंसुलिन रेसिस्टेंस है, इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक प्री डायबिटिक कंडीशन है, जिसमें कि 50% चांसेस है कि बाद में ये महिलाएं अगर अपने आप को फिट नहीं रखें तो डायबिटिक हो जाएगी। हाइपरटेंशन यानी कि प्रेशर बढ़ने का चांस भी बहुत बढ़ जाता है। अब हम लोग देखें कि सारा रिस्क फैक्टर जो कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट अटैक के लिए रिस्क फैक्टर है उसमें सारे ही मौजूद हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंशन हो गया और इंसुलिन रेसिस्टेंस है। ये सब मिल करके और बैड कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ा रहे हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल घटा रहे हैं। ये सारे कारण हो गए कि आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाएगा, सेरेब्रल अटैक का चांसेस बढ़ जाएगा। और एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के महिलाओं में पीरियड्स का डिले होना, ना होना, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, ये सारा मिलकर के एक मेंटल इश्यूज भी हो जाता है, जिसके कारण ये महिलाएं बहुत बार डिप्रेशन में चली जाती हैं। मेरे पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने जानना चाहा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का डायग्नोसिस कैसे होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का डायग्नोसिस रोटरड्रम क्राइटेरिया से होता है। रोटरड्रम क्राइटेरिया का 3 फीचर्स हैं। पहला है ओलिगो ओवुलेशन और एनोवुलेशन, यानी कि पीरियड्स डिले होना, यानी कि पीरियड्स का जो प्रॉब्लम है अगर इसका है। दूसरा है क्लिनिकल और बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजेनिज्म, यानी कि एंड्रोजन ज़्यादा होने का क्लिनिकली आप कुछ लक्षण पा रहे हैं या आपको कुछ रिपोर्ट्स में मिला है कि एंड्रोजन लेवल ज़्यादा है, LH-FSH का रेशियो ज़्यादा है। तीसरा है पॉलीसिस्टिक ओवरी। इस तीनों में से कोई भी 2 प्रेजेंट हुआ तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। जैसे किसी महिला को हर्सुटिज्म है और पीरियड्स डिले का हिस्ट्री है तो भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट में मिला है और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम का हिस्ट्री है तो भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं है, सिर्फ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है और रिपोर्ट्स में एंड्रोजन लेवल ज़्यादा मिला है तो भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन का डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। इस तरह से रोटरड्रम क्राइटेरिया में इन तीनों में से कोई 2 भी प्रेजेंट हुआ तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। अगले वीडियो में जो हमारा मेन मकसद है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को कैसे ट्रीट करना है, कैसे मैनेज करना है, तो इसका मैनेजमेंट पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट। इस दोनों के बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में बातें करेंगे और आप देखेंगे कि ये आपको किस तरह से हेल्प करता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 50% में सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, यानी कि आप अपना डाइट सही करके, आप अपना एक्सरसाइज सही करके आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।